नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मानव इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा दिन जिसने पूरी सभ्यता की दिशा ही बदल कर रख दी। ये सिर्फ कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि सच कहूं तो ये अंधकार पर प्रकाश की एक बहुत बड़ी और शानदार जीत थी। जरा इन शब्दों पर गौर करें। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय पाना है। नेल्सन मंडेला का यह कोट हमें तुरंत बता देता है कि आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ इतिहास के पन्नों को पलटने के बारे में नहीं है, बल्कि हम यहाँ उन बेहद गहरे दार्शनिक विचारों और जीवन के उन पाठों को समझने वाले हैं जो मंडेला ने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में दुनिया के सामने रखे हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस सफर का एक छोटा सा नक्शा देख लेते हैं। हम 10 मई 1994 की उस शानदार घटना द स्पेक्टिकल ऑफ फ्रीडम से शुरू करेंगे, फिर द रेनबो नेशन और द प्राइज ऑफ लिबर्टी को समझेंगे, और आखिर में मंडेला के छोड़े गए शाश्वत जीवन पाठों पर बात करेंगे, उनके मास्टर क्लास ऑन ह्यूमैनिटी और द इवोल्यूशन ऑफ फ्रीडम के जरिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 द स्पेक्टिकल ऑफ फ्रीडम की। 10 मई 1994 की सुबह, बहुत ही उज्जवल, एकदम साफ दिन। प्रिटोरिया के ऐतिहासिक यूनियन बिल्डिंग्स का एम्फीथिएटर मानो एक नए सवेरे का गवाह बनने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एक बहुत लंबी और अंधेरी रात के बाद आखिरकार लोकतंत्र का सूरज उग रहा था। अब जरा इस संख्या की विशालता को महसूस कीजिए। 140, दुनिया भर के 140 से अधिक देशों के नेता, राजनेता और गणमान्य लोग इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने आए थे। सोचिए, ये दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था। दशकों पुराना रंगभेद अब खत्म हो चुका था और पूरी दुनिया मानो एक साथ आकर इस महान जीत का जश्न मना रही थी। अगर राजनीतिक प्रोटोकॉल की बात करें तो शपथ ग्रहण कुछ इस तरह हुआ। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक उनके बाद थाबो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका दशकों से, सदियों से इंतजार था। नेल्सन मंडेला ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये बेहद भावुक कर देने वाला दिन था और इसे और भी खास बना रही थी मंच पर उनके साथ खड़ी उनकी बेटी ज़ेनानी। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, द रेनबो नेशन। इसी जश्न के बीच मंडेला ने एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली सपना दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इस जीत को किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा की साझा जीत कहा। उनका अटल संकल्प था एक ऐसे इंद्रधनुषी राष्ट्र का निर्माण करना जहां लोग हमेशा हमेशा के लिए गरीबी, अभाव और हर तरह के भेदभाव के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हों। काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा। शपथ ग्रहण के ठीक बाद आसमान में एक लुभावना सैन्य प्रदर्शन हुआ। दक्षिण अफ्रीकी जेट विमानों और हेलीकॉप्टरों ने आसमान में इन्हीं नए राष्ट्रीय ध्वज के चमकदार रंगों की एक लकीर सी खींच दी। ये सच में कोई साधारण फ्लाईपास नहीं था। ये एक नए लोकतंत्र के जन्म की खुशी थी जिसने पूरे आसमान को ही इन जीवंत रंगों से रंग दिया था। और जमीनी स्तर पर जो बदलाव दिख रहा था ना, वो तो वाकई हैरान कर देने वाला था। एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखिए। जो बड़े बड़े सैन्य जनरल कुछ साल पहले तक मंडेला को गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते थे, आज वही अपनी छाती पर मेडल सजाए हुए उन्हें पूरे सम्मान के साथ सैल्यूट कर रहे थे। और तो और नए लोकतंत्र के प्रति अपनी वफादारी की कस्में खा रहे थे। उत्पीड़न के क्रूर दौर से आजादी के युग में ये कितना गहरा, कितना अद्भुत बदलाव था। इसी समारोह में एक और बहुत ही प्रतीकात्मक क्षण देखने को मिला। एक साथ दो अलग अलग राष्ट्रगान गाए गए। श्वेत लोगों ने नकोसी सिकेलेल गाया और अश्वेतों ने डायस्टेम। दोनों ही समूहों ने एक दूसरे के राष्ट्रगान को पूरा सम्मान दिया। ऐसा लग रहा था मानो संगीत और सुरों के जरिए इन दो समुदायों के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल बनाया जा रहा हो, जो इस नए जन्मे राष्ट्र को पूरी तरह से एक धागे में पिरो रहा था। अब आते हैं तीसरे भाग पर, द प्राइस ऑफ लिबर्टी। देखिए, इस नई सुबह का जश्न मनाते वक्त इतिहास की उस कड़वी और क्रूर सच्चाई को नज़रअंदाज करना बिल्कुल असंभव है, जिसे अपार्थेड या रंग भेद कहा जाता है। ये मानव इतिहास की सबसे कठोर, सबसे अमानवीय राजनैतिक प्रणालियों में से एक थी। इसने समाज को ऐसे गहरे घाव दिए थे जो आसानी से नहीं भर सकते। इस आज़ादी की कीमत बहुत बहुत भारी थी।
मंडेला ने खुद इस बात को बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार किया। उन्होंने ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसुलू जैसे उन हजारों देशभक्तों को याद किया जिन्होंने आज़ादी की वेदी पर अपनी जान की बाजी लगा दी थी। मंडेला का तो यहाँ तक कहना था कि वो खुद कुछ और नहीं, बस उन सभी महान देशभक्तों का कुल जोड़ हैं। ये जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, ये उन अनगिनत लोगों के अतुलनीय बलिदान का सीधा सीधा परिणाम थी। चलिए अब इतिहास के इन पन्नों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भाग 4 मंडेला की मास्टर क्लास ऑन ह्यूमैनिटी पर आते हैं। अपनी आत्मकथा में मंडेला ने सिर्फ अपने राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं कही है, बल्कि जीवन के कुछ ऐसे गहरे और सार्वभौमिक पाठ भी दिए हैं जो आज भी 100% प्रासंगिक हैं। आइए उनके इन विचारों को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पॉइंट है साहस की उनकी परिभाषा। हम अक्सर मानते हैं कि जो इंसान डरता नहीं है वही साहसी है ना? लेकिन मंडेला ने इस सोच को ही पलट दिया। उन्होंने बताया कि असली बहादुरी डर को महसूस न करने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि डर के सामने खड़े होकर उस पर जीत हासिल करने में है। डर पर विजय पाना ही सच्चा साहस है। क्या ये विचार हर इंसान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाइयों में आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देता? बिल्कुल देता है। अब मानवीय स्वभाव के 2 सबसे बड़े पहलुओं, नफरत और प्यार को देखते हैं। इतने साल जेल की कालकोठरी में गुजारने के बावजूद मंडेला का नजरिया देखे कितना आशावादी था। उनका स्पष्ट मानना था कि नफरत एक ऐसी भावना है जिसे सक्रिय रूप से सिखाया जाता है। कोई भी बच्चा जन्म से किसी के रंग या जाति के कारण उससे नफरत नहीं करता। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो यकीन उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार तो मानव हृदय में बहुत ही स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। इसी के साथ उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत भी दिया जिसे ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी दोहरे दायित्व कहा गया है। उनके हिसाब से हर इंसान को अपनी जिंदगी में इन 2 बड़ी जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बनाना ही होता है। पहला कदम अपने परिवार, माता-पिता और बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना, और दूसरा कदम अपने समुदाय और अपने देश के प्रति अपना दायित्व पूरा करना। एक अर्थपूर्ण और मुकम्मल जीवन जीने के लिए इन दोनों ही दायित्वों को निभाना एकदम जरूरी है। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ फ्रीडम। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे मंडेला की उम्र बढ़ी, वैसे वैसे खुद स्वतंत्रता को लेकर उनकी अपनी समझ कैसे पूरी तरह से बदल गई, कैसे विकसित हुई। विचारों का ये विकास समय के साथ बड़ी ही खूबसूरती से हुआ। बचपन में आज़ादी का मतलब क्या था? बस खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना, एकदम मासूम और अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं। फिर जब युवावस्था आई तो ये एक अस्थायी स्वतंत्रता की मांग बन गई, जैसे कि रात में देर तक बाहर रहना या अपनी मर्जी का काम करना। लेकिन जैसे जैसे वो एक वयस्क के रूप में परिपक्व हुए, ये सोच एक बहुत ही गहरे और सार्वभौमिक मिशन में बदल गई। उन्हें गहराई से एहसास हुआ कि सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उनके सभी अश्वेत भाइयों और बहनों की आज़ादी छिन चुकी है। बस इसी एहसास ने उन्हें अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल होने और जीवन भर एक लंबा संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर दिया। इस पूरी शानदार यात्रा को समझने के बाद दिमाग में एक सवाल आना बहुत स्वाभाविक है। क्या सच्ची स्वतंत्रता वास्तव में मौजूद हो सकती है अगर अत्याचार करने वाला व्यक्ति खुद नफरत की जेल में कैद हो? यह एक ऐसा विचार है जो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है, और यही हमें मंडेला की अंतिम और सबसे महान दार्शनिक समझ तक ले जाता है। और ये इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है। अत्याचारी को भी उसी तरह मुक्त किया जाना चाहिए जैसे कि अत्याचार सहने वाले को। इसका सीधा सा मतलब है कि जो व्यक्ति किसी और की आज़ादी छीनता है, वो खुद भी नफरत और संकीर्ण सोच की सलाखों के पीछे कैद हो जाता है। सच्चे अर्थों में आज़ाद होने का मतलब सिर्फ अपनी जंजीरों को तोड़ना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना है कि दूसरों की आज़ादी का भी सम्मान हो। मंडेला के इन महान विचारों को सुनने के बाद एक सवाल जो आज हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए कहीं अनजाने में किसी और को तो अपनी सोच की जंजीरों में नहीं बांध रहे?